नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने कंट्रोल में लिया और एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में। दो एंग्लो सिख वॉर हैं और सिंध में कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इन दो के बाद हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पोर्शन था, जहां पर कॉन्क्वेस्ट हो रही है इंडिया की, वो वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा अगले लेक्चर से फोकस किस पे करने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे। तो हम फिर से थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, 1840 से 1773 पे पहुंच जाएंगे। गवर्नर जनरल जब वहां पर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, उस समय से फिर से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए हम एंग्लो सिख वॉर और सिंध कॉन्क्वेस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं। बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आप एक कोड यूज करेंगे महिपाल एज एन अनलॉक कोड, यू कैन वॉच एनी लाइव स्पेशल क्लास। तो ये सारी क्लासेस यहाँ पर डेली होती रहती हैं प्लेटफॉर्म पर। अब आपको कोई टीचर की क्लास, कोई टीचर का कोर्स अटेंड करना है, बैचेस अटेंड करने हैं रेगुलरली, तो फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और इस सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। मान लो आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप चाहें तो आप पर्टिकुलर किसी एक बैच में कुछ टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और रिवीजन की आवश्यकता है तो आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस ये वाले आपको पे नहीं करने हैं। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड महिपाल, दैट इज माई नेम, और आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन अवेल द कोर्स ऑन दीज प्राइसेस। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा जो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, साथ साथ आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको प्लस में नहीं मिलेंगे, ये आइकॉनिक में मिलेंगे। तो प्लस में क्लासेस प्लस अ पर्सनल मेंटोर। अगेन, डू नॉट पे दिस प्राइस, यूज द डिस्काउंट कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट फ्लैट। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। अगर आपको जीएस प्लस ऑप्शनल का एक कंबाइंड पैकेज लेना है, पूरी तैयारी एक साथ करनी है, तो फिर आपको ये वाले स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध हैं। इसमें आपको अगेन ये प्राइसेस नहीं पे करनी है। ऑलवेज रिमेंबर टू यूज द कोड महिपाल, आपको सीधा 10% इन प्राइसेस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी के अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस पर नहीं बल्कि इस प्राइस पर अवेलेबल होगा इफ़ यू रिमेंबर टू यूज़ द कोड। तो अभी तक हमने आपसे चर्चा करी है एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा वॉर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एंग्लो बर्मीज वॉर कर चुके हैं, एंग्लो गुरखा वॉर कर चुके हैं। तो ये वाला जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, इसमें केवल एंग्लो गुरखा वाला जो है आपको नहीं दिखाया गया है, उसके पहले का मैप है। जस्ट ट्रीटी ऑफ सुगौली और ट्रीटी ऑफ यांडाबो के पहले वाला मैप है। इसमें बेसिकली एंग्लो मराठा वॉर्स आप देखेंगे हो चुके हैं। तो ये वाली टेरिटरीज राइट अप टू नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वाला रीजन, यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, ये वाला एक्विजिशन सारे इनके मोस्टली सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान हुए थे। और बाकी मराठास जो हैं वो भी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, आपको पता ही है कि इनका एरिया काफ़ी कम हो गया था। तो ये वाला सेकंड और थर्ड के बीच का मैप है। आपको यहाँ पर ध्यान इस चीज़ पर देना है कि ऑलमोस्ट पूरा साउथ इंडिया इनके कंट्रोल में आ चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो ब्राउन एरियाज हैं वो डायरेक्टली इनके कंट्रोल में है। ये वाले जो लाइट ब्राउन या ऑरेंजिश एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, ये भी इनके कंट्रोल में है। जो लाइट कलर के ये निज़ाम या मैसूर स्टेट दिख रहा है आपको, ये सब इनके साथ सब्सिडियरी अलायंस में शामिल हो चुके हैं। इधर 1820s आते आते यहाँ पर जो राजपूत स्टेट्स हैं ये भी सब्सिडियरी अलायंस में जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ा पावर कौन बचता है? पंजाब और यहाँ पर सिंध। ठीक है, तो पंजाब, सिंध और इधर है नेपाल। तो ये बड़े पावर्स थे जो नॉर्थ इंडिया में इनको अभी भी चैलेंज कर रहे थे, या फिर इनकी बाउंड्रीज तक ईस्ट इंडिया कंपनी अब पहुंच चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंध के साथ क्या रिलेशन था, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंध कौन सा एरिया है? आज का जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, दैट इज मोर और लेस द सिंध ऑफ दैट टाइम। तो ये जो सिंध प्रोविंस है, इंडस नदी इसके बीच में से होकर बहती है। आज यहाँ पर कराची नाम का एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, कराची काफ़ी समय से एक इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर ट्रेड करने की अनुमति मुगल काल से ही थी। 1630 से यहाँ पर ये ट्रेड कर रहे थे। इनको एक फरमान जारी करके, मतलब नॉट फारूक सियार फरमान, अ लोकल फरमान वॉज इशूड टू देम कि आप सिंध में ट्रेड कर सकते हो। अब 18th सेंचुरी में जब मुगल्स कमज़ोर होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लोकल चीफटेन, लोकल राजा आते हैं। कल्लोरा चीफ कहा जाता है इनको। ये कल्लोरा चीफ जो है, इनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने संबंध बनाकर रखती है अच्छे, ताकि ये ट्रेड कर सकें। थाटा नाम की जगह है सिंध में, वहाँ पर इनकी फैक्ट्री 1758 में बनती है। फिर 1761 से 75 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी कल्लोरा चीफ्स के साथ ये डील कर लेती है कि दूसरे यूरोपियंस को आप यहाँ पर ट्रेड करने नहीं दोगे। तो फ्रेंच या फिर डच, ये लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर रूल रहता है या ट्रेड रहता है, नॉट रूल। रूल तो अब आएगा।
अब आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपको ये याद नहीं रखना है, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। मैक्स टू मैक्स आपसे ये पूछ लेंगे कि सिंध में फैक्ट्री कौन सी थी, उसके भी चांसेस कम है। आपको लेकिन एक कहानी पता होनी चाहिए कि सिंध में इनका कंट्रोल कैसे आया। एक दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में सिंध इनके कंट्रोल में आया, बस वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किस तरह से आया, क्या यहाँ पर कोई लड़ाई हुई या नहीं हुई, इसको आप थोड़ा सा समझिए। तो सिंध जो है इन्होंने डिप्लोमेसी के माध्यम से मेनली जीत लिया था। अब 1775 में एक नया कलोरा चीफ आते हैं, सरफराज खान। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन अगेन क्या होता है कि बलोच ट्राइब तालपुरास जो हैं वो सिंध में आकर पावर अपने कब्जे में ले लेते हैं 1783 में। तो ये बलोच ट्राइब थे, बलोचिस्तान जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो बलोचिस्तान से ये ट्राइब्स आकर सिंध पर कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो ट्राइब है तालपुरास, इसमें 4 भाई होते हैं जो अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं सिंध को, तो इनको 4 यार कहा जाता है। तो ये कलोरास को यहाँ से एग्जाइल कर देते हैं। अब तालपुरास जब आ गए हैं तब ये 4 जो रूलर्स हैं इनको अमीर्स ऑफ सिंध कहा जाता है, यानी कि 4 अमीर हैं। ठीक है, ये अमीर पैसे वाले अमीर नहीं है, ये मतलब अमीर पुराना टर्म है। आप कई जगह देखेंगे जैसे अरेबिक कंट्रीज में भी ये टर्म आज भी यूज होता है, अमीर या अमीर। तो वो वहीं से एक्चुअली वो अमीर जो पैसे वाला अमीर का शब्द है वो भी यहीं से आया है। ठीक है, तो अमीर जो है ये 4 अमीर हैं सिंध में। और ये किसके अंडर में है, दुर्रानी एम्पायर के। दुर्रानी याद है आपको, अहमद शाह अब्दाली 1747, उसके बाद 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये वही अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी एम्पायर को स्थापित करने वाला व्यक्ति, उसके अंडर ये एज वसाल काम कर रहे हैं। अब मतलब दुर्रानी एम्पायर में अब्दाली तो मर चुका है, उसका बेटा है पावर में, याद है आपको, तिमूर शाह। तो अफगान दुर्रानी एम्पायर्स के अधीन है। ठीक है, दुर्रानी एम्पायर यहाँ है और ये इनको ट्रिब्यूट देते हैं। कौन, ये तालपुरास। ओके, लेकिन अब क्या होता है 1790s में, याद करो टीपू सुल्तान किस किस को चिट्ठियां लिख रहे थे, नेपोलियन, याद है मैंने बताया था आपको, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद नेपोलियन को चिट्ठी लिखी, काबुल अपना एनवॉय भेजा, मलेशिया भेजा, बहुत जगह टीपू सुल्तान हर जगह से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था ताकि एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया जाए। लेकिन ये अलायंस कभी बन नहीं पाती क्योंकि नेपोलियन इजिप्ट में फंस जाता है और टीपू सुल्तान को 1799 में लड़ाई में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सब पूरा अलायंस खत्म। लेकिन 1800 में क्या होता है, अब तक रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कंपनी के इन अमीर्स के साथ कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था उसको यहाँ से भगा दिया जाता है सिंध से कि तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन 1807 में एक नया डेवलपमेंट होता है, रशिया और नेपोलियन के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, ये उससे पहले है, नेपोलियन ने रशिया पर हमला किया था उससे काफी साल पहले की बात है ये। तो ट्रीटी ऑफ तिलसित होती है। अब इंग्लैंड को क्या लगने लगता है कि ये फ्रांस और रशिया ये दोनों मिलकर, यानी कि ज़ारिस्ट रशिया और नेपोलियन मिलकर उत्तर की दिशा से अफगानिस्तान से होते हुए हमला कर देंगे। और ये डर इनको अगले 100 साल तक लगा रहा। और इसी के कारण एक ग्रेट गेम शुरू होता है कि इस पूरे बॉर्डर रीजन को कौन कंट्रोल करेगा। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, अफगानिस्तान, ईरान, तो मतलब एक तरफ आप देख रहे हो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़ारिस्ट रशिया का कंट्रोल है और यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश। तो इनको डर था कि रशिया कभी ना कभी अफगानिस्तान पर हमला करेगा क्योंकि उनको पोर्ट एक्सेस चाहिए, उनको गल्फ ऑफ ओमान में या फिर अरेबियन सी का एक्सेस चाहिए जो उनको नहीं मिल पाता। तो इसके लिए अगले 100 सालों तक ये ग्रेट गेम चलता रहेगा। ठीक है, तो ज़ारिस्ट रशिया वैसे भी काफ़ी एक्सपांड कर रहा था। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इन्होंने यहाँ मंचूरिया में काफ़ी बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में लिया था, यहाँ सेंट्रल एशियन टेरिटरीज इन्होंने अपने कंट्रोल में ली थी। तो इसके कारण, ये ट्रीटी ऑफ तिलसित के कारण, जब इनको लगने लगा कि फ्रांस और रशिया मिलकर हमला कर सकते हैं, तो लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था, उसने अपने तरफ से डेलीगेशन भेजे। तो एक तो सिख एम्पायर को डेलीगेशन भेजा गया, मेटकाफ, ये नाम बार बार आएगा आगे। फिर एल्फिंस्टन, याद है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में भी इसका नाम आया था, इसको भेजा गया काबुल दुर्रानी एम्पायर के पास। मैल्कम को भेजा गया पर्शिया, तेहरान कैपिटल था उनका। निकोलस स्मिथ को सिंध। तो यानी कि इस पूरे एरिया के राजाओं के पास अपने अपने दूत भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ताकि इनको थोड़ा सा सपोर्ट में लिया जा सके कि भाई आप साथ मत देना फ्रांस या रशिया का अगर ये हमला करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन थ्रेट था कि अफगानिस्तान से होते हुए रशिया यहाँ पर अटैक कर देगा। तो इनको ये सिंध और इधर उत्तर में सिख एम्पायर, इन दोनों को अपने साइड में करना बहुत जरूरी था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी पावर नहीं थी कि, इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि मार्च करें और सीधा सिख एम्पायर से पंगा ले लें। तो 1807 में सिंध के जो अमीर हैं ये एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारी दोस्ती का नाम रहेगा। इटरनल का मतलब यही होता है। इस संधि के तहत सिंध के अमीर ये कहते हैं कि हम फ्रेंच कंपनी को यहाँ कभी स्थापित नहीं होने देंगे और आपस में हमारे एजेंट या दूत एक्सचेंज होंगे। 1820 में इस ट्रीटी को रिन्यू किया गया। कच्छ में इनके कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट थे, उनको रिजॉल्व किया गया क्योंकि कच्छ जो है यहाँ पर ये अब किसके कंट्रोल में आ चुका है, ब्रिटिश के कंट्रोल में, बिकॉज ऑफ जो गुजरात उन्होंने एनेक्स कर लिया था बड़ौदा गायकवाड्स को हराकर। तो अब ये इनकी बाउंड्री हो चुकी है और यहाँ पर सिंध है।
तो इसीलिए इनकी बाउंड्री का जो डिस्प्यूट था वो इन्होंने आपस में सॉल्व कर लिया। इनफैक्ट ये डिस्प्यूट आज भी टू सम एक्सटेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलता है ना। आपने सुना होगा सर क्रीक को लेकर एक डिस्प्यूट चलता है कभी कभी। तो सिंध ने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि ना तो यहाँ हम अमेरिकन्स को स्थापित करने देंगे। जी हाँ, अमेरिकन्स ने भी कोशिश करी थी कि इंडस रिवर वाला एरिया में हम व्यापार बढ़ा सकें और फ्रेंच को भी हम यहाँ से बाहर रखेंगे। फिर 1832 में एक नई संधि साइन होती है, ये आपको बस ध्यान रखना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो संधियां इंपॉर्टेंट है। एक तो 1807 वाली ट्रीटी, बस ये याद रख लेना कि सिंध में डायनेस्टी कौन सी थी, अमीर्स ऑफ सिंध थे, 4 भाई मिलकर रूल करते थे, 4 अमीर्स थे। और ये ट्रीटी ऑफ 1832 जो हुई है, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को ये परमिशन दी गई कि आप आराम से कहीं भी जा सकते हो, थॉरोफेयर यानी फ्री ट्रैवल है, आप पर कोई रोक टोक नहीं होगी पूरे सिंध में, लेकिन एक पासपोर्ट लेकर जाना होगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट जारी करेगी, सिंध के गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट किए जाएंगे, फिर आप घूम सकते हो। लेकिन आपको यहाँ बसने की अनुमति नहीं है, तो इंग्लिश ट्रेडर्स को यहाँ पर सेटल होने की अनुमति नहीं है। इंडस नदी का इस्तेमाल कंपनी कर सकती थी व्यापार के लिए, लेकिन वो यहाँ पर वॉरशिप्स यानी कि जंगी जहाज लेकर नहीं आएगी। इंडस रिवर जो है वो नेविगेबल रिवर है बाय द वे, तो उसमें आराम से जहाज, छोटे मोटे मतलब शिप्स आराम से ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेड के लिए। आपको पता ही होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से उस तरह का ट्रेड हो रहा है, तो ये ट्रेड हो सकता है, लेकिन वॉरशिप्स लेकर यहाँ नहीं आओगे। लेकिन जो टैक्स होगा वो आपको देना पड़ेगा, और टैक्स को अमीर्स कंट्रोल करेंगे। मिलिट्री टोल नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल टैक्स होगा। और अमीर और राजा ऑफ जोधपुर ये मिलकर कच्छ के खिलाफ, कच्छ के जो डकैत थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। तो यहाँ पर ये जोधपुर जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर का किंगडम और सिंध ने मिलकर यहाँ कच्छ में डेकॉइटी को रोकने के लिए ये कैंपेन चलाया। अब ये वाली ट्रीटी आपको पढ़कर लग रहा होगा कि ठीक है, दिक्कत क्या है, अच्छा खासा तो इनका रिलेशन है, तो सिंध एनेक्स करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की भूख अब बढ़ती जा रही थी। 1836 में ऑकलैंड बनता है गवर्नर जनरल। मैं इनको लॉर्ड वगैरह नहीं बोलूंगा, कभी निकल गया मुंह से तो ठीक है, बाकी आप अपने आप से लगा लेना, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, ये सब मेरे से नहीं बोला जाता, मैं ऑकलैंड, मिंटो, मॉर्ले ऐसे ही बोलता हूँ, ओके। तो ऑकलैंड जो है ये गवर्नर जनरल बनता है, और इसका लक्ष्य ये है कि रशिया को किसी भी हालत में रोकना है। उसको लगता है कि रशिया एक्सपांड करेगा और ये अफगानिस्तान और सिंध को अपने साइड में करके इस ग्रेट गेम में हमें हरा देंगे, ठीक है, ये ऑकलैंड को लगता है। दूसरी ओर सिंध के उत्तर में जो पंजाब है, आज का जो पाकिस्तान और भारत वाला पंजाब मिलाकर जो पंजाब है, वहां पर सिख एम्पायर था, महाराजा रंजीत सिंह का रूल था। तो सिख जो हैं वो भी सिंध के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। तो सिंध को लगता है कि ये अगला अटैक हम पर सिख एम्पायर के द्वारा किया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको प्रोटेक्शन ऑफर करती है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे, हम यहाँ पर अपनी सेना भेज देंगे, लेकिन पैसा उसका आप दे देना, खर्चा आप दे देना। तो ये लोग मान जाते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश ट्रूप्स एंटर करते हैं और सेटल करते हैं सिंध में। 1838 में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, यानी 3 पार्टीज के बीच में, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा सिख एम्पायर और तीसरा है सिंध के अमीर। इसमें ये डिसाइड होता है कि सिख और सिंध के बीच में जो भी डिस्प्यूट हैं, जैसे कि ये कैप्चर करने की कोशिश करी थी इन्होंने टाउन को, इस तरह के डिस्प्यूट में मध्यस्थता कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इट विल एक्ट एज मिडलमैन। और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो सिंध में कहीं भी जा सकता है। पहले उसको कहीं भी जाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब आज़ादी होगी। बेसिकली इस ट्रीटी से 1838 में सिंध एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाता है, यानी कि सिंध का जो डिफेंस है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सैनिकों की हो चुकी है। इसी बीच शाह शुजा जो दुर्रानी राजा है, वो अपने इंटरनल स्ट्रगल के कारण काबुल छोड़कर आ जाता है, भागकर यहाँ पर शरण मांगता है। तो सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर इसको शरण दे देते हैं। बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ये रहना शुरू कर देता है शाह शुजा। और इस शाह शुजा से ये क्या मांग लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि अभी तक ये जो सिंध के अमीर हैं ये तुमको पैसा दिया करते थे, तुम्हारे अंडर में थे, तुम्हारी सुजरेंटी में थे, ये खत्म कर दो। अगर हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं शाह शुजा की, तो आज के बाद अगर जब भी हम तुम्हें गद्दी पे बैठाएंगे उसके बाद तुम सिंध पर कभी कोई क्लेम नहीं करोगे। गिव अप योर सॉवरेन राइट्स ऑन सिंध, जो एक ट्रिब्यूट कलेक्शन का अधिकार है, ये खत्म होगा। शाह शुजा मान गया, मानता ही, उसको तो जरूरत थी सपोर्ट की, वरना वो अपनी गद्दी कैसे लेता वहाँ पीछे। और इसी के कारण आगे जाकर एंग्लो अफगान वॉर भी होता है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। मैं एंग्लो अफगान वॉर को थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। 1839 में सिंध ऑफिशियली सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है। तो ये ट्राईपार्टाइट ट्रीटी तो हो ही गई थी, और 1839 में सब्सिडरी अलायंस को ये लोग ऑफिशियली साइन कर देते हैं। और सिंध से अब ये सब्सिडरी अलायंस के तहत प्रॉमिस ले लिया जाता है कि जब भी हम अफगान्स के खिलाफ वॉर करेंगे, क्योंकि एंग्लो अफगान वॉर शुरू ही होने वाला है, तो उसमें आप हमेशा हमारा सपोर्ट करोगे। और 3 लाख रुपए सालाना ब्रिटिश ट्रूप्स को सिंध में मेंटेन करने के लिए पैसे सिंध के अमीर देंगे, और फॉरेन पॉलिसी पूरी हमारे हाथ में रहेगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया। तो 1839 में प्रैक्टिकली सिंध इनके हाथों में आ चुका है, ओके। फिर 1839 में एंग्लो अफगान वॉर होता है,
और इसमें क्या होता है कि सिंध के थ्रू आर्मीज भेजी जाती हैं, तो इससे सिंध की जो बची कुची पावर है वो भी खत्म हो जाती है। सिंध के आर्मीज को भेजा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिश जीत नहीं पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनकी काइंड ऑफ हार हो जाती है। मैं आगे समझाऊंगा कैसे। अब होता यह है कि सिंध जो है उससे पैसे वसूले जाते हैं ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स के लिए, और ब्रिटिशर्स को क्या लगता है कि इस लड़ाई में सिंध ने हमें ढंग से सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान के अमीर उनके ओवरलॉर्ड्स थे अभी एक साल पहले तक, तो इनकी जो लॉयल्टी है वो अभी तक शायद अफगान्स के साथ थी, तो इसलिए इन अमीर्स के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी आरोप लगाती है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया इस लड़ाई में। तो धोखेबाजी के इस आरोप के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इन अमीर्स के पावर को और रिस्ट्रिक्ट करती है। कैसे? एक इनसे नई ट्रीटी साइन करवाई जाती है जिसमें इनसे कुछ एरिया ले लिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों के लिए पैसा, फ्यूल वगैरह यही देंगे अब पैसा, और अब ये अपने नाम के सिक्के नहीं बनवा सकते। तो इस तरह से इनके हाथ से पूरी पावर चली जाती है बाय 1842, और 1843 में ऑफिशियली इन अमीर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। कैसे? इन अमीर्स के आपस में सक्सेशन स्ट्रगल हो गए थे जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरवेंशन किया। इनकी पावर वैसे ही बहुत कम हो रखी थी। फाइनली अमीर्स को सबको कैप्चर कर लिया गया और देश निकाला दे दिया गया। इनको सिंध से बाहर निकाल दिया, वापस ही अपने बलूचिस्तान चले गए, और सिंध जो है ये अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एरिया हो गया था। आप देख रहे हो ये पिंक कलर में हो गया। पिंक कलर का मतलब है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल है, लेकिन जो येलो कलर के एरियाज है वहां पर कोई ना कोई राजा है जो सब्सिडियरी अलायंस में। तो जैसे यहाँ पर खैरपुर स्टेट था, तो खैरपुर स्टेट है, यहाँ पर इधर जोधपुर स्टेट था, ये सब सब्सिडियरी अलायंस में थे। बाकी ये पूरा पिंक वाला जो एरिया है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। सिंध के एनेक्सेशन में 2-3 नाम अगर याद रख सको तो रख लेना। 1836 से 42 तक जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसका नाम था ऑकलैंड, ठीक है। तो उसके समय में ये सिंध के एनेक्सेशन को लेकर कई चीज़ें हुई थी, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, लेकिन ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया था क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में 1842 में ब्रिटिश आर्मी की बहुत बुरी हार हुई थी, तो इसलिए इसको रिटर्न बुला लिया गया, ये छोड़कर चला गया। और 42 में इसकी जगह जो नया गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम था एलेनो बरो, ठीक है। एलेनो बरो बनता है नया गवर्नर जनरल 1842 में, और इसके समय में एक्चुअली में सिंध का एनेक्सेशन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में। और जिस ऑफिसर को भेजा गया था जो मिलिट्री जनरल था उसका नाम था चार्ल्स नेपियर, ठीक है। तो नेपियर कभी कभी नाम पूछा जा सकता है, तो नेपियर याद रख लेना। चार्ल्स नेपियर मिलिट्री जनरल का नाम था जिसको सिंध भेजा गया था। इनफैक्ट नेपियर को ये बोला गया था कि जाकर थोड़ा अमीर्स को कंट्रोल करो। नेपियर ने जाके सबको खत्म कर दिया। 3-4 छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी और उसमें जाकर इसने 1843 में सबको साफ करके भगा दिया और सिंध को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम आते हैं एंग्लो सिख वॉर पर, लेकिन उससे पहले आपको सिख मिसल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देखिए 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद जो लड़ाई का जिम्मा है यानी मुगल एम्पायर्स के खिलाफ जो लड़ने का जिम्मा है वो आ जाता है बाबा बंदा सिंह बहादुर के ऊपर। बाबा बंदा सिंह बहादुर 8 साल तक मुगल्स को काफ़ी परेशान करते हैं, कई जगह लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली 1716 में इनको मुगल आर्मी कैप्चर कर लेती है और इनको एग्जीक्यूट किया जाता है दिल्ली में, ओके। उसके बाद 1716 के बाद इस तरह का कोई भी सेंट्रल कैरेक्टर पंजाब के एरिया में पावरफुल नहीं हो पाता जो एक व्यक्ति सारी आर्मी को लीड करे, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम आ जाता है। तो 1716 से, ये 13 की जगह 16 मान लो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता 13 या 16 में, तो 16 से 1799 यानी ये लगभग 85 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, इसमें आज का जो पंजाब रीजन है दैट इंक्लूड्स पंजाब ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ, इस पूरे रीजन में यानी 5 नदियों वाला जो एरिया है हिमालय के फुटहिल से लेकर यहाँ इंडस नदी तक, इसमें 12 अलग अलग डायनेस्टीज रूल करने लगी अपने अपने एरिया को, और इनको कहा जाने लगा मिस्ल। तो ये एक तरह की कॉन्फेडरेसी के रूप में काम करते थे, यानी हर अपने एरिया में एक मिस्ल है, और ये 12 मिस्लें जो हैं ये कई बार आपस में भी लड़ते थे, लेकिन मोस्टली जब अफगान्स या मुगल एम्पायर से लड़ना होता था तो ये एक साथ इकट्ठा होकर लड़ते थे, और इनकी साल में एक बार मीटिंग भी हो जाया करती थी, ठीक है। तो ये जो कॉन्फेडरेसी है ये 85 ईयर्स तक एक तरफ अब्दाली या अफगान से लड़ती रही, दूसरी तरफ मुगल्स जो कि कंटिन्यूसली कमजोर हो रहे थे। तो शुरू के 30-40 साल ये मुगल आर्मी से लड़ रहे थे, उसके बाद ये अब्दाली की आर्मी से लड़ रहे थे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा पावर कब मिलती है 1761 में, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा एम्पायर नॉर्थ में क्रम्बल हो जाता है और दूसरी तरफ अब्दाली को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो उसके बाद अब्दाली इतना कंट्रोल नहीं रख पाया अपना, पहले ये पूरा एरिया अब्दाली के कंट्रोल में था। तो मिस्ल एग्जिस्ट करती थी लेकिन मिस्ल इतनी पावरफुल नहीं थी। इनफैक्ट इनमें से कई मिस्ल में, जैसे राजा ऑफ पटियाला है, तो पटियाला के राजा को अब्दाली ने ही महाराजा का टाइटल दे दिया था, लेकिन जब अब्दाली खुद कमजोर पड़ गया और उसका बेटा जो है तिमूर शाह, वो अपने इंटरनल स्ट्रगल्स के कारण अफगानिस्तान से कभी पंजाब की तरफ इतना वापस ध्यान दे नहीं पाया, तो ये जो 1760 से 1800 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें मिस्लें बहुत पावरफुल हो जाती हैं। तो ये वाले जो 12 मिस्लें हैं अब धीरे धीरे इनमें कंसोलिडेशन होना शुरू होता है। कैसे? एक मिस्ल सुकर चकिया मिस्ल, इसमें एक शानदार लीडर जन्म लेता है 1780 में, रणजीत सिंह उस व्यक्ति का नाम था।
बाय द टाइम रंजीत सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, सन 1800 से पहले पहले ही, टू बी स्पेसिफिक 1799 में रंजीत सिंह ने कुछ मिसले को शादी के थ्रू, जैसे शादी कर ली किसी मिसले के जो राजा हैं उनकी बेटी से, तो उनको अपनी साइड कर लिया, 2-3 इस तरह की शादियां करी, फिर कुछ लड़ाई से, सब कुछ मिलाकर स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, मैरिज, इन सब से इन सारी मिसलों को एक करके एक सिख एम्पायर की स्थापना करी और अपना कैपिटल बना दिया लाहौर को। तो लाहौर में सिख एम्पायर जन्म लेता है 1799 में। रंजीत सिंह अपने आप को महाराजा घोषित करते हैं एट द एज ऑफ 19 ईयर्स और ही बिलोंग टू सूकर चकिया मिस्ल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रंजीत सिंह किस मिस्ल को बिलोंग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए सूकर चकिया मिस्ल। तो सूकर चकिया मिस्ल बेसिकली पावरफुल हो गई अंडर रंजीत सिंह एंड इट डिफीटेड ऑल दी अदर मिस्ल और सबको यूनाइट कर दिया। और अगले 50 साल ये सिख एम्पायर के साल थे। तो सिख एम्पायर एग्जिस्टेड फ्रॉम 1799 टू 1849, इन 50 सालों में, जिसमें भी मैक्सिमम टाइम तो रंजीत सिंह ही जिंदा थे। 1839 में इनकी डेथ होती है, तो 40 साल तो रंजीत सिंह ने राज किया और उनके जाने के बाद 10 साल के अंदर अंदर ये एम्पायर बिखर जाता है। 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं। अब सिख एम्पायर अपने चरम पर लद्दाख से लेकर यहां पर सिंध की बॉर्डर तक था और इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर यहां सतलज नदी तक इसका एरिया था। ये इसका एक्सपांस था। हालांकि ये एक दिन में इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना था, महाराजा रंजीत सिंह को भी टाइम लगा था, धीरे धीरे करके कश्मीर, लद्दाख, ये सारे एरियाज इन्होंने अपने कंट्रोल में लिए। तो कुल मिलाकर जो सिख एम्पायर है अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही बड़ा पड़ोसी बन चुका है। इट्स अ ह्यूज नेबर। अब इनको क्या डर है कि कल को सिख एम्पायर अगर रशिया के साथ मिल गया तो ये हम पर हमला कर सकते हैं। इनको यही डर था ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद है ट्रीटी ऑफ तिलसित 1807 में नेपोलियन और रशिया के बीच में साइन हुई थी। उसके बाद उस वक्त के गवर्नर जनरल मिंटो ने अपने एमिसरीज को भेजा और इन एमिसरीज में मेटकाफ को भेजा गया लाहौर। मेटकाफ का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर ये खुद चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल बन जाएगा। ही इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। आएगा, ये सब आगे भी आएगा। तो मेटकाफ को रंजीत सिंह से मिलने भेजा गया और इन्होंने एक डील साइन करी आपस में, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस। ठीक है, कि कल को अगर मान लो रशिया हमला करता है तो हम आपके साथ देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे ये प्रॉमिस ले लिया। दूसरा, कंपनी ने इनको ये वादा किया कि कल को आपको और अफगान्स के बीच में कोई लड़ाई होती है तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे। और ये रिकग्नाइज कर लिया गया कि सतलज नदी इन दोनों की बाउंड्री होगी। तो सतलज नदी के उत्तर में जितना भी एरिया है वो रंजीत सिंह का होगा और उसके नीचे जो टेरिटरीज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो यहाँ पर कुछ राजा थे, है ना, उन राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्टोरेट माना जाएगा। तो आप उनको आकर टच नहीं करोगे, उन पर हमला नहीं करोगे। तो सतलज नदी एक तरह से बाउंड्री बन जाती है दोनों के बीच की। 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है। ऑफिशियली ये सब कुछ ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत साइन किया जाता है। ठीक है, तो 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1 है। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर एक और ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगी 1846 में। तो 2 अमृतसर की ट्रीटी है, डिफरेंस याद रखना। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत सतलज नदी को सिख एम्पायर की बाउंड्री फिक्स कर दिया गया। तो रंजीत सिंह अब ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ सकते, लेकिन दूसरी दिशाएं तो है, लद्दाख, कश्मीर, अफगान्स, हर तरफ उन्होंने एक्सपांशन किया था, लेकिन ईस्ट में नहीं किया था बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई डिड नॉट महाराजा रंजीत सिंह अटैक दिल्ली फॉर एग्जाम्पल या आगरा, तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इन्होंने साइन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि मैं इस तरफ अपनी आर्मीज लेकर नहीं आऊंगा। अब ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि पंजाब का जो प्रोविंस है आज हमारा, उसमें 3 रीजन है ब्रीफली। तो ये मालवा रीजन है जो सदर्न पंजाब है। इधर जो ईस्टर्न पंजाब है ये कहा जाता है दोआब रीजन और ये है माझा। ठीक है, दोआबा या दोआब, और ये माझा कहलाता है। 1809 में रंजीत सिंह को एक बड़ी मिलिट्री विक्ट्री मिली थी अगेंस्ट गुरखास। गुरखास ने कांगड़ा स्टेट पर हमला कर दिया था, जो आज का हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, वहां पर गुरखा आर्मी आ गई थी नेपाल से और उससे लड़ाई लड़ने में कांगड़ा के राजा की मदद करी रंजीत सिंह ने। और उसके बाद से आप देख रहे हो कि एम्पायर का एक्सटेंट कहां तक जा रहा है, हिमाचल वाले एरिया तक। 1819 में रंजीत सिंह की एक और बड़ी जीत थी जब कश्मीर को उन्होंने अफगान्स के हाथ से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1850s में जब अहमद शाह अब्दाली 1750 में जब अहमद शाह अब्दाली जिंदा था तो उस समय से कश्मीर अफगान रूल में चला गया था और लगभग 70 साल ये अफगान रूल चला। लेकिन फाइनली सिख एम्पायर ने अफगान्स को वहां से खदेड़ दिया और कश्मीर को अपने सिख एम्पायर में एनेक्स कर लिया। 1809 में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि अफगान का जो राजा था या शाह था, शुजा दुर्रानी, ये काबुल से भागकर पंजाब आ गया क्योंकि इनके अपने सक्सेशन स्ट्रगल चल रहे थे। वहां इसकी गद्दी पर कोई और बैठना चाहता था, तो शाह शुजा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यह आया पंजाब, किसके पास? रंजीत सिंह से मदद मांगने के लिए। और ये 1 साल तक रंजीत सिंह के दरबार में रहा था। और रंजीत सिंह ने इससे क्या ले लिया? कोहिनूर। वो कोहिनूर जिसको लूटकर नादिर शाह ले गया था, फिर अब्दाली की फैमिली में आया वो, और वही कोहिनूर अब शाह शुजा से रंजीत सिंह ने ले लिया कि एक काम करो, तुम रुको मेरे दरबार में, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन वो कोहिनूर हमें वापस चाहिए। तो इस तरह से कोहिनूर पर्शिया से अफगानिस्तान होते हुए फिर से लौटकर भारत आ जाता है। लेकिन ज्यादा समय भारत में नहीं रहा। 1850 तक वो कहाँ चला गया? अंग्रेजों के हाथ में, और वहां से क्वीन विक्टोरिया के पास।
शुजा लेकिन परमानेंटली रंजीत सिंह के पास नहीं रहा। रणजीत सिंह से उसको ज्यादा मदद मिलती ना दिखकर वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में, ठीक है, क्योंकि रणजीत सिंह के पास वो कैप्टिविटी में ही था प्रैक्टिकली, उसको कहीं जाने नहीं दे रहे थे, ना उसकी मदद हो रही थी, तो इसलिए वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, पेशावर जैसे सिटीज को अपने कंट्रोल में लिया। ओ अच्छा, ये तो रिपीट हो गया पॉइंट। कश्मीर वैली कैप्चर्ड। बरगजाई पश्तून या पख्तून जो थे वो अफगान के साथ एलाइड थे, उनको वहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। 1820 में पंजाब का जो ये एम्पायर है, सिख एम्पायर, ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर था। और ये जो कश्मीर में इनको एरिया मिला था ना, इस पर इन्होंने क्या करा, जम्मू के जो राजा थे उनको इसका कंट्रोल दे दिया। तो जम्मू में डोगराज हुआ करते थे, डोगरा डायनेस्टी को इनको कंट्रोल दे दिया कि कश्मीर तुम संभालो। तो ये एक तरह से अपना गवर्नर बिठा दिया इन्होंने, कहां पर, जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में। और जम्मू के राजा के अंडर में एक आर्मी जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह लेड अ कैंपेन टिल लद्दाख। उस समय लद्दाख को फाइनली इस एम्पायर के साथ इंटीग्रेट किया गया। तो एक दिन मैं आपको लद्दाख की हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा एक अलग से लेक्चर में, ठीक है। तो रणजीत सिंह ने अब पूरे पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लिया 1820 में। अब उनका एम्पायर काफ़ी अच्छे स्तर पर है। इस आर्मी में, रणजीत सिंह की आर्मी में बहुत सारे धर्मों के लोग थे, ना केवल सिख बल्कि मुस्लिम और हिंदूज भी इनके लिए लड़ते थे। और इनकी आर्मी सक्सेसफुली इसीलिए थी क्योंकि ये बेस्ट टैलेंट को ले लेते थे, इनको धर्म से लेना देना नहीं था, ये बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करते थे। और इनके जो कमांडर्स या सीनियर मिनिस्टर थे ये भी कई रिलीजियस कम्युनिटीज़ के थे। तो इनके दरबार में आप जाते हैं तो आपको हिंदू भी देखने को मिलते हैं, मंत्री मुस्लिम भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रणजीत सिंह वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं सिर्फ सिख ही मेरे कंट्रोल में रहेंगे तो मैं केवल उन्हीं को मंत्री बनाऊंगा, नहीं। रणजीत सिंह जो है वो कई सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको अपने दरबार में रखते थे। और इनका एम्पायर काफ़ी सक्सेसफुल इसीलिए रहा था बिकॉज ही केप्ट एवरीवन हैप्पी। और ये जो कला है ये रणजीत सिंह के मरने के बाद उनके बच्चों में नहीं थी। बच्चे बिल्कुल इनके एक तरह से यूजलेस ही थे, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड। और बच्चे इनके 2-3 एक के बाद एक बेटे गद्दी पर आए लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो रणजीत सिंह ने, आप देख रहे हो डोगराज, इधर यहाँ सिख जो अपने प्लेन्स के एरिया में है, यानी कि आप देखो कितना सारा एरिया इनके पास। अब यहाँ पर लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर कश्मीर, फिर उसके बाद जम्मू, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, डोगरास कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ये जो पंजाब का प्लेन्स का एरिया है जहां पर सिख पॉपुलेशन ज्यादा है, यहां पर खुद रणजीत सिंह है, लेकिन इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो सबको साथ लेकर चलने की जो ये कला है ये रणजीत सिंह में थी, और ये इनके बाद वाले जो भी मतलब रूलर्स थे उनमें नहीं थी। 1820 में रणजीत सिंह ने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया। नेपोलियन के साथ जो काम कर रखा था ऐसे ऑफिसर्स को इन्होंने रिक्रूट किया ताकि इनकी इन्फेंट्री और आर्टिलरी ट्रेन हो सके। और ये मॉडर्नाइज्ड पंजाब आर्मी जो है ये काफ़ी अच्छे से लड़ाइयाँ लड़ती रही और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे डायरेक्ट लड़ाई को अवॉइड करती है काफ़ी समय तक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास लगभग पूरे भारत का कंट्रोल आ चुका है। ट्रीटी ऑफ सुगौली भी अभी तक साइन हो चुकी है। अब केवल सिख एम्पायर और यहाँ पर सिंध, ये दो बचे हैं। सिंध की कहानी हम पढ़ ही चुके हैं, कैसे सिंध इनके हाथ में आ गया। अब सिख एम्पायर का जो इनके हाथ में कंट्रोल आना शुरू होता है वो कैसे होता है। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ फिर से एक मीटिंग करते हैं। इस बार इनको ये डर था कि ये जो सिंध में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो पूरी सिंध की कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो इनको भी दिख रही थी, इनको नजर आ रहा था कि ये हमें 2 तरफ से 3 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा संभलो तुम सिंध की तरफ से, ऐसा नहीं कि जितना चाहो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लो, जितने चाहे ब्रिटिश शिप्स इंडस नदी पर आ जाएं और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही साथ रणजीत सिंह ने अभी रणजीत सिंह के जो आर्मी जनरल्स थे, जोरावर सिंह, ही हैड गॉन अप टू लद्दाख, तो इनका एम्पायर इधर भी काफी बढ़ चुका था। 1838 में एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है और इसके तहत रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी ये डिसाइड करते हैं कि अफगान का जो शाह शुजा है, जो अफगानिस्तान से भागकर आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बैठा था, पहले कुछ साल रणजीत सिंह के पास था, फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, तो इसको अब हम बिठाते हैं। इनका लक्ष्य इसको गद्दी पर बिठाना नहीं था, इनका लक्ष्य ये था कि अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर रशियन एम्पायर के आने का खतरा था। ग्रेट गेम याद करो। तो इस लड़ाई में 1839 में जो ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर शुरू होता है, इसमें शुरुआत में इंग्लिश जीत गए लेकिन अल्टीमेटली इनको काबुल से हारकर वापस आना पड़ा। तो ये जो कैंपेन था इसमें सिख आर्मीज ने इनका साथ दिया था। सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर काबुल पर हमला किया। काबुल इन्होंने पहले जीत भी लिया था लेकिन अल्टीमेटली 1842 में इनको वहां से हारकर वापस आना पड़ा। तो रणजीत सिंह की जो सबसे खास बात ये थी कि वो अलग अलग सिख चीफ, जो इतने सारे मिस्र को इन्होंने यूनाइट किया था, इनको एक साथ रखना जानते थे। और इनके साथ साथ जो जम्मू के डोगराज हैं या फिर जो मुस्लिम्स हैं जिनको इन्होंने काफी ऊंचे पद दिए थे, इन सबको कैसे खुश रखना है और एक साथ यूनाइटेड रखना है, ये कला महाराजा रणजीत सिंह में थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका बेटा खड़क सिंह गद्दी पर बैठता है, लेकिन कुछ ही महीने बाद खड़क सिंह की भी डेथ हो जाती है। खड़क सिंह की डेथ वाले दिन खड़क सिंह के बेटे नवनिहाल सिंह की भी डेथ हो जाती है। मतलब ये अपने पिताजी के फ्यूनरल से वापस आ रहे थे, तब रास्ते में इनके ऊपर एक पत्थर गिर गया और इनकी डेथ हो गई। नवनिहाल सिंह वॉज हार्डली 18 और 19 ईयर्स ओल्ड। अब नवनिहाल सिंह की डेथ के बाद क्या होता है कि इनकी जो मदर है यानी खड़क सिंह की वाइफ चांद कौर,
ये अपने आप को घोषित कर देती हैं कि मैं रानी हूं, और नवनिहाल सिंह की शादी हो रखी थी, वाइफ जो है वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो चांद कौर का मानना था कि इनको बेटा होगा, तब तक के लिए मैं रानी हूं। लेकिन ये शेर सिंह को मंजूर नहीं था। शेर सिंह जो है ही वॉज अनदर सन ऑफ रणजीत सिंह। शेर सिंह एक आर्मी लेकर आ जाते हैं और लाहौर के बाहर घेर लेते हैं और चांद कौर को सत्ता छोड़नी पड़ती है। ठीक है, अब शेर सिंह आने वाले 4 साल के लिए राजा है, लेकिन शेर सिंह की हत्या कर दी जाती है। शेर सिंह का असैसिनेशन हो गया 1843 में। और अब फिर किसको राजा बनाया जाए, तो महाराजा रणजीत सिंह का एक और छोटा बेटा था दलीप सिंह। ठीक है, इनको बुलाया जाता है। दलीप सिंह जो है ये यंगेस्ट रानी जो थी रणजीत सिंह की, उनसे उनका बेटा था, और ये रह रहे थे उस वक्त जम्मू में। तो जब शेर सिंह की हत्या होती है उसके बाद रणजीत सिंह के इस बेटे को बुलाया जाता है, हु वॉज हार्डली 5 years old, 5 साल का ये बच्चा है, इसको बुलाया जाता है और गद्दी पे बिठाया जाता है। और इसकी जो माता है रानी जिंदल, ये बन जाती हैं रीजेंट, यानी कि ये अभी गद्दी संभालेंगी इनके बिहाफ पर। लेकिन रानी जिंदल जो है उनके साथ एक मिनिस्टर थे लाल सिंह, वो वजीर बन जाते हैं। एंड इट इज सपोजली सेड दैट ही वॉज द लवर ऑफ रानी जिंदल, और सारा कंट्रोल जो है लाल सिंह के हाथ में चला जाता है। अब ये सब जब चल रहा है ना, तो कोर्ट में दरबार में बहुत सारे फैक्शंस बने हुए हैं। कोई दलीप सिंह को फेवर कर रहा है, कोई दलीप सिंह के अगेंस्ट है, उधर शेर सिंह वाला जो फैक्शन था वो अलग है। तो इससे कुल मिलाकर एम्पायर अंदर ही अंदर स्टेबल नहीं है। राज परिवार में अपने आप में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, और ये सब देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि मौका बिल्कुल परफेक्ट है, चौका मार दिया जाए। तो इट इज अ वीकेंड सिख एम्पायर फुल ऑफ एनार्की दैट अट्रैक्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी माहौल में शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 तक। तो अभी रणजीत सिंह जी के टाइम तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी शांति से बैठी थी, इनकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो होल्ड कर रही थी, उसको दोनों पार्टीज मान रहे थे। लेकिन जब सिख एम्पायर अंदर से इतना कमजोर हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि मौका बहुत बढ़िया है, इसी पे चौका मार दिया जाए और इस पर हमला कर देते हैं। उधर सिख एम्पायर ने क्या देखा कि सिंध और ग्वालियर का इन्होंने एनेक्सेशन कर लिया था उस वक्त तक, तो इनको लगा ये हमारा भी एनेक्सेशन कर लेंगे। तो सिख आर्मी ने सतलज नदी को क्रॉस कर लिया, जो इनकी आपस में बाउंड्री डिसाइडेड थी उसको क्रॉस कर लिया सिख आर्मी ने, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बहाना मिल गया। तो सतलज नदी के क्रॉस करते ही ये तुरंत अपनी आर्मी लेकर आ गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी 4 मेजर लड़ाइयां होती है। और ऐसा कहा जाता है कि लाल सिंह जो है इसने यहाँ पर धोखा दे दिया सिख आर्मी को। लाल सिंह ने अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करी टू गेन पावर हिमसेल्फ, लेकिन इसमें हार किसकी होती है, सिख एम्पायर की। तो फरवरी 1846 में लाहौर जो इनका कैपिटल था वहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी पहुंच जाती है, उस पर ये कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि इनके पास अभी इतनी पावर या इतने मैन पावर नहीं है कि ये पंजाब को रूल कर सकें। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिख एम्पायर के हाथ में रहेगा, लेकिन अब एक संधि साइन करनी होगी आपको। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी गई 1846, फरवरी का महीना था। इसके तहत एक परमानेंट इंग्लिश रेजिडेंट लाहौर के दरबार में बैठेगा, जो वो कहेगा वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। जलंधर दोआब यानी ब्यास और सतलज नदी के बीच का इलाका है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कुछ टेरिटरी इन्होंने छीन ली सिख एम्पायर से। फिर कहा कि 1 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, और दूसरा आपकी आर्मी अब इतनी बड़ी नहीं हो सकती, आपको आपकी आर्मी की साइज कम करनी पड़ेगी। लेकिन अब सिख एम्पायर के पास ये 1 करोड़ रुपए देने को थे नहीं, तो इसकी बजाय क्या करा अंग्रेजों ने, इनके हाथ से कश्मीर ले लिया। इनको कहा कि कोई बात नहीं, तुम कश्मीर हमें दे दो पूरा। और प्लान क्या था कि जो डोगरा राजा था गुलाब सिंह, डोगरा राजा गुलाब सिंह वॉज द रूलर इन जम्मू। अब ये आइडियली महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे क्या थे, सिख एम्पायर के अंडर में थे, सुजरेनिटी में थे। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि दरबार में इतने झगड़े चल रहे हैं, तो डोगरा राजा गुलाब सिंह को लगा कि मुझे अपना खुद का एम्पायर मिल जाएगा। तो डोगरा राजा गुलाब सिंह जो है, इन्होंने क्या डील कर ली, 1 महीने बाद ही ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है फरवरी में, और मार्च में साइन होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनके पास 1 करोड़ नहीं है देने को, मैं आपको 75 लाख रुपए दे देता हूं, आप पूरा कश्मीर मुझे दे दो। तो ये पहले जम्मू के एरिया के राजा थे, लेकिन अब इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के कारण पूरा का पूरा कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, ये सब डोगरा डायनेस्टी के कंट्रोल में चला गया। और इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि कश्मीर को खरीदा गया था रूलिंग डायनेस्टी के द्वारा 75 लाख में। अब वो ऐसा नहीं है कि कहीं बिक रहा था कि खरीद लिया, ऐसा नहीं था। एक लड़ाई हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसमें डोगरा राजा गुलाब सिंह ने हेल्प करी थी ब्रिटिश की, और ब्रिटिश ने इसके बदले में इनको 75 लाख रुपीज के बदले में कश्मीर का कंट्रोल हमेशा के लिए दे दिया, और बोल दिया कि ठीक है, अब आपका जो परिवार है वही कश्मीर का रूलर बनेगा। सो दैट इज हाउ द डोगरा डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये 1809 वाली नहीं है, ये 1846 वाली है, 1846 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। ऑलराइट, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हाईलाइट इट। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर कैसे शुरू होता है, देखो। अब जो सिख एम्पायर था वो खुश नहीं था, वहां के जो मंत्री वगैरह थे वो सब ज्यादा खुश नहीं थे कि ये जो ट्रीटी हमने साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसमें तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो ऐसे माहौल में मुल्तान के गवर्नर ने बगावत कर दी, और इसने 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की हत्या भी कर दी।
तो ऐसे में मुल्तान में एक अपराइजिंग शुरू होती है और इस बगावत को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी भेजती है। 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होती है, बैटल ऑफ रामनगर, चिलावाला और गुजरात। ये वो वाला गुजरात नहीं है अहमदाबाद गांधीनगर वाला, दिस इज द गुजरात इन टुडेज पाकिस्तान। आज का जो पाकिस्तान है वहां पर ये गुजरात आ जाता है। गुजरावाला अगर आपने नाम सुना हो तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो यहाँ पर ये लड़ाइयाँ होती है और अल्टीमेटली सिख आर्मी जो है वो हार जाती है और रावलपिंडी में सरेंडर कर देती है। तो इसके बाद सिख एम्पायर खत्म, सिख एम्पायर परमानेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। और गद्दी पे कौन था इस समय? याद करो, वो 5 साल का बच्चा दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह कितने साल के हो गए हैं? 8 साल के, 9 साल के, कितने, 1838 का जन्म है ना, नहीं 10 साल के हो गए, ठीक है। 1843 में ही बिकेम द रूलर, ठीक है। रूल लेकिन किसके हाथ में था? पावर सारा इनकी माँ के हाथ में, रानी जिंदल। अब दिलीप सिंह हो चुके हैं 10 साल के। तो उस 10 साल के महाराजा से एक और संधि साइन करा ली जाती है और पंजाब पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेती है। और पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए 3 कंपनी के मेंबर्स को वहां बिठा दिया जाता है, 3 मेंबर का बोर्ड बना देते हैं। और वो कोहिनूर हीरा जो सिख एम्पायर के पास था अब आ जाता है ब्रिटिश के पास। 1853 में बोर्ड डिसमिस्ड, पंजाब को पूरी तरह से चीफ कमिश्नर टेरिटरी बना दिया जाता है। और 1853 में ये महाराजा दिलीप सिंह को, उस बच्चे को क्या करते हैं, पंजाब से निकालकर पहले तो उसको भेज दिया गया मसूरी कि तुम मसूरी में रहो। वहां पे उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, सिख से उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा दिया गया। और फिर यहां पर पंजाब में कल को बगावत ना हो जाए या ये बच्चा बड़ा होकर फिर से लड़ाई ना लड़े, इस डर से उनको भेज दिया गया लंदन। तो दिलीप सिंह जो है वो इंग्लैंड में जाकर रहने लगे और वो पूरे वेस्टर्नाइज हो गए। हालांकि जब उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी तो एट द एज ऑफ 60 और समथिंग ही अगेन कन्वर्टेड टू सिखिज्म। और उन्होंने कोशिश भी करी कि मैं फिर से पंजाब आऊँ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश सरकार जो थी तत्कालीन, उसने उन्हें आने नहीं दिया, ठीक है। एंड बाय द वे दिलीप सिंह जो है, क्वीन विक्टोरिया उनकी बहुत बड़ी फैन हो गई थी। क्वीन विक्टोरिया उनको अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लग गई थी और वो एकदम रॉयल सर्कल में घूमने फिरने लग गए थे, क्योंकि ये बच्चे थे, 10-15 साल के थे जब से अंग्रेजों के कंट्रोल में चले गए थे। तो इनको पता भी नहीं था कि ये एक सिख राजा है, पता था मतलब, पर इतना नहीं पता था कि व्हाट ही वाज, व्हाट काइंड ऑफ पावर महाराजा रंजीत सिंह हैड। तो महाराजा रंजीत सिंह का जो ये बेटा था ये पूरी तरह से एंग्लिसाइज्ड हो गया और इनकी जो डेथ है वो भी वहीं लंदन में हो गई थी, ठीक है। और इनकी जो माता जी थी जो रीजेंट की तरह एक्ट करती थी, उनको भी नेपाल भेज दिया गया था। तो दोनों माँ बेटे को अलग कर दिया और इस तरह से सिख एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को कंसोलिडेट करती है वाया बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड एंग्लो सिख वॉर्स। तो इसी के साथ ये जो बड़ा बड़ा एक्सपांशन का काम है ये पूरा हो गया। अब एक एंग्लो अफगान वॉर बचता है। तो 3 एंग्लो अफगान वॉर हैं। एक का तो आइडिया मैंने आपको थोड़ा बहुत दे ही दिया है कि वो शाह शुजा के कारण हुआ था। शुजा चाहता था कि मेरा सपोर्ट करो और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि रशिया कल को ना आ जाए अफगानिस्तान से। तो यही मेन रीजन था। लेकिन फिर भी इसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद में करेंगे। तो 3 एंग्लो अफगान वॉर थे, लेकिन अल्टीमेटली कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान पर डायरेक्ट रूल अपना नहीं चला पाई। जाते आते आपको मैं कंपनी पेंटिंग्स, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था, तो उसका भी एक और स्टाइल दिखाता हूँ। तो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग सिख स्टाइल, इसमें कई नोमैडिक ग्रुप्स को दर्शाया गया है। पंजाब हरियाणा में इस तरह की पेंटिंग्स काफ़ी देखने को मिलती है। इसमें डांसर, म्यूजिशियन, जगलर्स, एक्रोबैट्स को दिखाया जाता है, फॉर्चून टेलर्स को दिखाया जाता है। और इस तरह का आर्ट आप देख सकते हैं। इस इंस्टाग्राम हैंडल से ये पिक्चर मैंने लिया है, तो डू चेक देम आउट, इट्स रियली गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सारे पुराने पीडीएफ्स टेलीग्राम पर अपलोडेड है 10 लेक्चर्स के। इसका भी टेलीग्राम पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। हैव अ ग्रेट डे।